आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये रेशो एनालिसिस की वीडियो है। ये हमारी लेसन नंबर 17th वीडियो है। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इस लेसन नंबर 17 में मैं आपका इन्वेंट्री, जो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कर रहे थे, जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करा था बेटा, उस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का एक पार्ट रह गया था हमारा, वो उस एक पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा दिया था कि स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है, फॉर्मूला भी करा दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिया था। बट उसमें बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से एक और नया पार्ट निकल कर आता है, वो आज मैं कराऊंगी और उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी कराऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या टॉपिक है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। बेटा ये टॉपिक हमारा रह गया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में। क्या टॉपिक है इसका, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आपकी जो इन्वेंट्री है वो या आपकी जो स्टॉक है वो कितने टाइम्स के पीरियड में या कितने दिन तक आपके गोडाउन में रहती है, और फिर कितना दिन है वो ये दिखा रहा है कि आप कब तक उसे होल्ड करके रखते हैं। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला इट इज़ अराउंड 20 डेज़, इसका मतलब है जो स्टॉक है वो 20 डेज़ के अंदर कन्वर्ट होकर सेल्स में आ जाती है। दैट मीन्स स्टॉक इज़ बीइंग केप्ट ओनली फॉर 20 डेज और आफ्टर दैट 20 डे इट इज़ बीइंग फुली सोल्ड आउट टू द कस्टमर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हमें क्या टॉपिक निकल के आता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारी जो स्टॉक है, उसकी एवरेज एज क्या है हमारे गोडाउन में पड़े होने की, या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ठीक है, ये दो टॉपिक, ये एक ही टॉपिक है, उसके दोनों के अलग के नाम है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ डेज। जो हम रेशो टाइम्स में निकालते हैं उसको आप नंबर ऑफ डेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालेगा बेटा, डेज इन अ ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, इट इज 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपको उसे किससे डिवाइड करना है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। इसका मतलब है अगर मुझे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है तो पहले मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना पड़ेगा। जैसे ही मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया उसको मैं डेज इन अ ईयर से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है जी। और यहाँ पे जितने डेज की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक तरफ कहा कि इट टेक्स 20 डेज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और इट टेक्स 50 डेज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कंपनी के पास फ़ायदा तो ये है ना कि जल्दी जल्दी टाइम में मेरे पास सेल्स में कन्वर्ट होकर रेवेन्यू ला रही है मेरी इन्वेंट्री सिर्फ 20 दिन हमारे गोडाउन में रहती है और 20वें दिन के बाद वो स्टॉक इज़ कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू। जैसे ही रेवेन्यू आ गया फिर से इन्वेंट्री बनेगी, फिर से वो सेल आउट हो जाएगी। बट दूसरे केस में उसे 50 दिन, दैट मीन्स 2 महीने के करीब लग जाता है कन्वर्ट होने के कैश में, और उन 2 महीने में कैश नहीं आ रहा। जो 2 महीने में पैसा लगाया है वो स्टॉक में, अभी स्टॉक में लगा पड़ा है। मतलब मेरा जो कैश मैंने लगाया होगा इन प्रोडक्शन करते वक्त, जो स्टॉक बनाई होगी, अभी तक वो 2 महीने तक लगी हुई है, 2 महीने के बाद पैसा आना स्टार्ट होगा। तो इन एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जितना लेस होगा उतना ही एक कंपनी के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रेवेन्यूज़ आ रहे हैं कंपनी के पास अपनी ऑपरेटिंग फंक्शंस को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आता जाएगा और कंपनी अपने ऑपरेशंस को क्लियरली कर पाएगी, स्मूथली रन अप कर पाएगी। बट जितना ज़्यादा टाइम इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए लगाएगी, कंपनी अपने फंक्शंस को अच्छे से वेल मेंटेन करके नहीं रख पाएगी, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्लियर? ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री कह रही हूँ, ये बेटा ओपनिंग है, ये गलती से ना मिसप्रिंट कर दिया मैंने, ओपनिंग है ये। ठीक है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ये ओपनिंग लिखा हुआ है, इट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 31,000, sales is equal to 3,20,000, gross profit ratio is equal to 25% on sales, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। दोनों टॉपिक ऐड कर दिए मैंने। बेटा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं, और जिसको समझना है वो मेरे साथ समझिए। ठीक है बेटा, देखो इसमें अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
कि दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और एक हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पहला वाला फॉर्मूला लगाना है या दूसरा वाला फॉर्मूला, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं परचेजेस लिखा है, ना कहीं वेजेस है, ना कहीं आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बट अगर मैं दूसरा फॉर्मूला देखूँ तो सेल्स भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है। तो बेटा अगर मुझे ये पता है कि मेरी सेल्स 3,20,000 है और मुझे ये बोला गया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो 25% किसका है, सेल्स का, दैट इज़ 3,20,000 का। तो हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 25% ही है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, इट इज़ 25% ऑन सेल्स, ओके। तो 25% किसका, 3,20,000 का, क्लियर। 25 को 100 से काटा तो 1/4 होता है, ठीक है, और 4 को 32 से काटा 8, इट इज़ 80,000। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। अब सेल्स मेरे को पता है 3,20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000, तो ये बेटा कितना हो गया, 2,40,000। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 2,40,000। अब हमें क्या निकालनी होती है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग इन्वेंट्री देखो कितना है, 29,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 31,000। तो 29,000 और 31,000 को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये कितना हुआ बेटा, 0 0 0 1 और 9 10, 3 2 5 60, 60,000 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 30,000। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ गई 30,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने निकाला वो कितना आया था, 2,40,000। अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई थी 2,40,000 और एवरेज इन्वेंट्री आई है 30,000, राइट। 1000 से ये 1000, 0 से ये गया तो 3 से 24 गया, दैट इज़ 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है, 8 टाइम्स है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से उसने क्या पूछा है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये पूछा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री वो क्या होता है, एवरेज, बेटा ये एवरेज इन्वेंट्री था, ठीक है, ये एवरेज इन्वेंट्री था, कंफ्यूज मत होना, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री नहीं था, ये एवरेज इन्वेंट्री था कि कितना इन्वेंट्री हम होल्ड करके रखते हैं, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हैं। तो डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। डेज इन अ ईयर 365 को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 से डिवाइड कर देना, तो 8 1 द 8, 8 4 द 32 और फिर 45, 8 5 द 45 पॉइंट समथिंग डेज आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इन्वेंट्री कितना टाइम ले रही है कन्वर्टेड इनटू सेल्स होने में, इट टेक्स 45 पॉइंट समथिंग डेज। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। तो ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं था, पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना होता है और फिर हमने एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाला। पॉइंट क्लियर हुआ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूलेस होते हैं और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला पुट किया, क्या फॉर्मूला होता है, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बस सिंपल, क्लियर हुआ पॉइंट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आएगी तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो लगी कैसे और समझ आया है टॉपिक या नहीं, या कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। डाउट को प्लीज़ अपने अंदर रखिएगा मत, डाउट डिस्कस करिए, कोई भी डाउट आता है उसको फटाफट डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों हुआ या ये क्यों आया ऐसा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रेगुलर रहें अपनी पढ़ाई के साथ और अच्छे से पढ़ें, ठीक है, एंड बी हेल्थी। ओके बाय।